तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जी हाँ, सो इस वीडियो आखिर तो देखिए, उम्मीद करता हूँ मैं आपके ट्रांसक्रिप्शन को लेकर सारे डाउट खत्म करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है 12 जेनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि डीएनए से डीएनए जो बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसी तरह से जो डीएनए आरएनए बनाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आप सुनिए, देखो ऐसा होता है जैसे आपके पास ये डीएनए है। अब ये तो बात हम जानते हैं कि 2.2 मीटर की लेंथ का अगर डीएनए है तो 2.2 मीटर की लेंथ से 2.2 मीटर की लेंथ का ही डीएनए बनता है। लेकिन ये आरएनए के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2.2 मीटर की लेंथ ऑफ डीएनए से कभी भी 2.2 मीटर की लेंथ का आरएनए नहीं बनता, क्योंकि रीज़न ये होता है कि डीएनए के सारे पार्ट आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। डीएनए के कुछ ही ऐसे स्पेशल पार्ट होते हैं जो आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान के चलिए, ये वाला डीएनए का पार्ट जो है वो आरएनए बनाएगा। ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, तीसरा ये वाला पार्ट हो गया। तो डीएनए के जो पार्ट आरएनए बनाते हैं उन सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो आप लोग समझ जाइए, अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास 200 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इसका मतलब मेरे डीएनए में 200 ऐसे सेगमेंट हैं जो आरएनए बनाएंगे, और उसके अलावा जितने भी जो नॉन ट्रांसक्रिप्शनल पार्ट है ये आरएनए बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, तो मैं अभी आपको पहले समझाने वाला हूँ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में, वो क्या होता है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो आइए बात कर। देखिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर जैसे लेट सपोज मैंने एक डीएनए लिया और मैं डीएनए को ना मैंने एक जो उठा के दिखा रहा हूँ और डीएनए की मैं कॉइलिंग को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को समझने में आसानी रहे। तो ये मान के चलिए, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। सुनिए, सबसे पहली चीज़ होती है प्रोमोटर। पहला क्या होता है? प्रोमोटर। फिर हमारा आता है क्या? स्ट्रक्चरल जीन। और फिर हमारा लास्ट में क्या आता है? टर्मिनेटर। यानी हमारे जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। वन इज प्रोमोटर, सेकंड इज स्ट्रक्चरल जीन जो कि बीच वाला पार्ट, जैसे इसको बोलते हैं कोडिंग पार्ट भी बोलते हैं, दिस कोडिंग रीजन, एंड इसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। अब अगर मैं आपको प्रोमोटर की कहानी थोड़ी सही से बताऊं, यानी कि मैं अब इसको और डिटेल में बना रहा हूं, तो मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन क्या है? प्रोमोटर है। लेट सपोज मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि दिस इज प्रोमोटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये हो गया टर्मिनेटर। तो चलो, ये तो बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल बात करते हैं प्रोमोटर की। तो प्रोमोटर में क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। कहाँ से? यहाँ से। तो जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके अपसाइड वाले पोर्शन को बोलते हैं अपस्ट्रीम, और उस लाइन के नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। तो प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर का जो बिल्कुल इनिशियल सेगमेंट है उसको आप एक मार्जिन मान लीजिए, उसके ऊपर का पॉइंट अपस्ट्रीम माना जाएगा, उससे नीचे का हम क्या मानेंगे? डाउनस्ट्रीम मानेंगे। तो या मैं कह सकता हूँ कि जो टर्मिनेटर है वो डाउनस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। तो भैया, प्रोमोटर के अंदर अगर आप यहाँ से 10 सीक्वेंस पीछे आओगे, कितना? 10 सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? -10 सीक्वेंस, है ना, -10 सीक्वेंस पे जब 10 सीक्वेंस इससे पीछे आओगे तो आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक सा डीएनए का सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें TA मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं। यानी 10 सीक्वेंस पीछे प्रोमोटर में ही जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उससे अगर आप 10 सीक्वेंस पीछे आएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए का जहाँ पर एडेनिन और थायमिन मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं। क्योंकि इस रीजन में 80 बहुत बार रिपीट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया टाटा बॉक्स। क्या रखा गया? टाटा बॉक्स इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको TA रिपीट मिलते चले जाते हैं, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका? टाटा बॉक्स भी कहते हैं, इसको आप टाटा बॉक्स कह लीजिए,
या इसको प्रिन्बो बॉक्स भी कहा जाता है, ये इसका नाम है। और इस सीक्वेंस से अगर आप मान के चलिए -25 और आते हैं, यानी कि यहाँ से 35 मान लीजिए और यहाँ से -25, दैट मीन्स हम इनिशियल लेंगे तो -35 सीक्वेंस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पर आप जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दिस इज नॉन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यहाँ पर 80 नहीं होता, यहाँ पे GC रीजन काफ़ी होता है, GCA काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और इसको बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो दिस इज RS एंड दिस इज TB, ठीक है। तो प्रोमोटर के अंदर ही -10 पे टाटा बॉक्स है और -35 पे क्या है, हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये बड़े काम की चीज़ है। अभी आप देखिए, चलो आपने प्रोमोटर समझ लिया। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम बुलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब इस स्ट्रक्चरल जीन में आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है और एक नीचे वाला स्ट्रैंड है। अगर देखिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 3' है और यहाँ नीचे लगाऊंगा 5', तो इस तरफ होगा 3', इस तरफ होगा 5'। तो जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको ऐसा क्यों बुलाते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा ऐसा क्यों बुलाते हैं। ऊपर वाले को टेम्पलेट, नीचे वाले को कोडिंग। ऊपर वाले को माइनस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, या इसको आप एंटी सेंस या नॉनसेंस कह सकते हैं, नॉनसेंस या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। जबकि कोडिंग वाले को क्या बोलते हैं, इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, इसको प्लस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, नाम इसके अलग अलग है। तो पहले आप समझ जाइए कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ऊपर का टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, या एंटी सेंस या माइनस स्ट्रैंड, नीचे वाले का कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड, इसका नाम रखा गया है। अब देखिए एक बात और, जब हमने पढ़ा था कि एक DNA से 2 DNA बनता है, तो जरा हम उस पॉइंट पे दोबारा आते हैं। जब एक DNA से 2 DNA बन रहे होते हैं, तब ये दोनों के दोनों जो DNA के स्ट्रैंड हैं, ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता है। क्योंकि दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए दोनों के ऊपर एक नया DNA का स्ट्रैंड बन जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि जब इसी DNA को RNA बनाने का काम दिया जाता है, तो इसके 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, दूसरा टेम्पलेट की तरह, दूसरा नॉन टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सवाल है भाई, यही DNA को जब DNA बनाना था तब तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब इसी DNA को RNA बनाने को बोला गया तो इसका एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अब इसका लॉजिक कई बार पूछा जाता है, क्यों दोनों हमारे DNA के दोनों स्ट्रैंड RNA बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। मान के चलिए कि दोनों स्ट्रैंड RNA बनाने लग गए, तो एक इसने बनाया RNA, एक इसने बनाया RNA, माने A RNA और B RNA। क्योंकि ये दोनों RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे, इसीलिए यहाँ से क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA। और मैं आपको बता दूँ, डबल स्ट्रैंडेड RNA कभी प्रोटीन्स नहीं बनाते। इसका मतलब आपके सेल में प्रोटीन नहीं बनेगा अगर दोनों के दोनों DNA क्या बनाने लगे, RNA बनाने लगे। पहली समस्या ये। और अगर चलो मान लो दोनों नहीं जुड़ते हैं, तो क्या होगा, एक ही DNA से 2 तरह का RNA बना, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों प्रोटीन भी कैसा बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। और जब एक DNA से एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन बनते हों, तब उस केस में क्या समस्या आती है कि एक प्रोटीन तो होगा यूज़फुल और दूसरा प्रोटीन क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो हमारी बॉडी में यूज़फुल ना बने ठीक है, लेकिन हार्मफुल नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे हार्मफुल प्रोटीन हमारी बॉडी में ना बने, इसीलिए DNA के दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करवाया जाता। तो कभी एग्जाम में है कि DNA के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट क्यों नहीं बिहेव करते, आप आंसर दे दीजिएगा कि अगर दोनों बिहेव करेंगे तो DSRNA बनेगा, DSRNA से कभी प्रोटीन नहीं बन सकता। दूसरा, अगर DSRNA नहीं बनता है तो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के RNA बनेंगे जो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को जन्म देंगे। और जब भी एक DNA से एक से ज़्यादा टाइप का प्रोटीन बनता है, उसमें से एक ही काम का होता है, बाकी सारे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस रीज़न से कभी DNA के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए, जैसे मैंने कहा ऊपर 3' और यहाँ पे 5', हमेशा जो RNA होता है, DNA जो होता है 5 से 3 की डायरेक्शन में बनता है। कहाँ, 5 से 3 की डायरेक्शन में। अब मेरा सवाल आपसे ये है
कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको एक डीएनए का सीक्वेंस मेंशन करता हूँ, TACGGACCG तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कि ये 3 डैश है तो ऑब्वियसली बात है बनने वाले आरएनए का 5 डैश इस तरफ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो आरएनए बनेगा इस तरफ। आपको पता है ना डीएनए जो आरएनए का सीक्वेंस है वो 5 से 3 की तरफ चलेगा ना, तो भाई नीचे वाला डीएनए 5 है, अब इसके सामने 3 तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आरएनए बनेगा 5 से 3, तो 5 से 3 इसके सामने नहीं बनेगा, 3 के सामने बनेगा, और जिसके सामने स्ट्रैंड बनेगा वो वाला क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। तो अब देखिए इस आरएनए का सीक्वेंस मुझे बताइए क्या होगा। इस आरएनए का सीक्वेंस देखो, आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में यू होता है, याद है ना आप लोगों को। तो इसके सामने टी के सामने क्या आएगा, ए यू जी सी जी सी, और यहाँ पर आएगा यू जी जी यू यू, और यहाँ पर क्या आएगा सी यू जी सी। ये सीक्वेंस है जो आरएनए बनाया अभी जस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके पास डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा। देखिए इसके पास डीएनए का सीक्वेंस होगा ए टी जी सी सी टी जी जी टी टी जी टी जी सी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वही बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस है। भाई टी और यू को अगर ना देखें, माने अगर आप आरएनए में यू को टी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा इस कोडिंग स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस बनने वाले आरएनए का भी है, इसीलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोला गया। इसमें सेंस है इस स्ट्रैंड का। मैं मानता हूँ ये आरएनए नहीं बनाएगा, लेकिन ये हमें बता देगा बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें एग्जाम में कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस मेंशन होता है। आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमेशा आरएनए के सीक्वेंस के जैसा होगा, डिट्टो सेम, बस टी को यू कर देना। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया होता है, ये फलाना कोडिंग स्ट्रैंड है, बताइए बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। अब आप कहते हो जिससे तो आरएनए बनता ही नहीं, तो आप पहले इसके सामने बनाओगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके सामने फिर क्या बनाओगे, आरएनए। क्यों इतनी मत्था पिच्ची करनी। अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया वही आप लिख दिए, वही के वही आरएनए आप बना लीजिए, कह दीजिए यही आरएनए, और जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ काट के यू लिख दीजिए। कोडिंग स्ट्रैंड आपको एक कोडिंग सीक्वेंस का भी गिवन हो तो जहाँ जहाँ पे टी है काट के यू कर देना, वही आपका क्या आ गया, जी बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस आ गया। तो ये है आपका पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब एक चीज़ और सुनिए, एक्चुअली में आरएनए की जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम का नाम सुनिए, आरएनए पॉलीमरेज। हमें आरएनए बनाने के लिए वी नीड आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, ऐसे ही आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज में कुछ यूनिट्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और ओमेगा। ये है माने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, और मान के चल लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया इस तरह से ओमेगा। अब मैं आपको बता दूँ ये जो है ना, ये कहलाता है कोर। दिस इज द कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये पूरा कोर है। अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है आरएनए पॉलीमरेज को पहले डीएनए पे आके जुड़ना होगा, ये भी आप जानते हो। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था डीएनए के केस में कि डीएनए को खोलने के लिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो इतना टेंशन आया था उसको ख़त्म करने के लिए हेलिकेज चाहिए था, अमाइंडेज चाहिए था, 100 तरह की चीज़ें थी। लेकिन पूरे आरएनए के फॉर्मेशन में अकेला आरएनए पॉलीमरेज सारे काम करता है। यही डीएनए खोलेगा, यही डीएनए बंद करेगा, सब कुछ काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का है। तो ये है कोर। और अगर इस कोर के साथ में मान के चलिए एक सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए, तो सिग्मा फैक्टर लगते के साथ ही ये पूरा बन जाता है होलो एंजाइम। क्या बन जाता है, होलो एंजाइम। तो अगर इसके साथ में अगर हम कहते हैं कि सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए, एक तरह का प्रोटीन होता है, तो इसके जुड़ते के साथ ही ये पूरा बन जाता है, एक होलो एंजाइम बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि कैसे ये हमारा पूरा वर्क करता है। आपको पता है ये जो सिग्मा फैक्टर है, इसके पास एबिलिटी है रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टाटा बॉक्स कोड के साथ बाइंड करने की। इनमें से किसी और के पास एबिलिटी नहीं है टाटा और पिंडो बॉक्स के साथ बाइंड करने की, इस अकेले के पास है। इसलिए जब तक आरएनए पॉलीमरेज के पास सिग्मा फैक्टर नहीं होता, तब तक वो डीएनए के प्रोमोटर से जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि प्रोमोटर से जुड़ने के लिए क्या चाहिए भाई, पहली बात तो प्रोमोटर ढूंढना पड़ेगा, डीएनए प्रोमोटर कहाँ है, और प्रोमोटर को सिर्फ कौन ढूंढ सकता है, सिग्मा।
इन पांचों में एबिलिटी नहीं है सिग्मा को ढूंढने की, इसीलिए जब तक आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा नहीं मिलता तब तक वो डीएनए के साथ बाइंड भी नहीं करता, राइट। तो इस वीडियो में जाना कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं